दोस्तों, आज एक दो मुद्दों को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ और चूंकि काफ़ी ज्वलंत हैं, हमारे देश से संबंधित हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खबर का भी इसमें पुट होगा। वैसे जो आप बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे हैं, वह एक कोल्हू के द्वारा यानी बैल के द्वारा गन्ने का जूस निकालने का पुराना तरीका है। आजकल उसमें उन लोगों ने बिजली लगा दिया है। करीब 4-5 वर्ष पहले आप पटना से यदि छपरा या सिवान की तरफ जाते हैं तो यह नज़र आपको आएगा। खैर, पहला मुद्दा है टैरिफ यानी ट्रेड वॉर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से शुरू हो चुका है। ट्रंप ने 70 से अधिक देशों पे कम से कम 15 से लेकर 25% तक का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ मतलब जो हम यहाँ से जैसे भारतवासी यदि कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं अमेरिका को, तो पहले मान लेते हैं 4 या 5% ही टैरिफ था या फ्री था। अब उसमें 25% लगेगा, यानी 100 रुपये का सामान अब अमेरिकी जनता खरीदना चाहेगी तो 125 रुपये में खरीदेगी। इसका विरोध करते हुए कई देशों ने वापस टैरिफ लगाए या उसकी घोषणा की, जैसे कनाडा, यूरोपियन यूनियन के सारे देश, एक केवल हंगरी को छोड़कर, और बाकी देशों ने चीन के खिलाफ जब इन्होंने इस तरह की टैरिफ लगाई करीब 30-35% की, तो चीन ने भी उतने ही वापसी टैरिफ लगाए। इससे गुस्सा हो गए ट्रंप, कहते हैं कि हमारे खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने बढ़ा के 80-85% किया, फिर अब बढ़ा के 115-20, अब 145%। हर रोज नए नए शगुफे आ रहे हैं। बदले में चीन ने भी अपनी तरफ से 85% किया और उससे अधिक नहीं बढ़ाई। भारत ने कोई भी काउंटर टैरिफ नहीं लगाया है, अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे, उसके पहले ही कई सामानों पर जो अमेरिका से भारत आता था, जिस पे टैरिफ था ट्रंप के हिसाब से काफी अधिक था, उसको निरस्त कर दिया गया था। खैर, चीन क्यों नहीं वापस 140-145% टैरिफ लगा रहा है, वह उसकी मर्जी है। लेकिन संक्षिप्त में एक बात जो मुझे समझ में आ रहा है कि चीन में रेयर अर्थ यानी उस तरह के एलिमेंट, धातु जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, वैसे 70% हैं या उनका प्रोसेसिंग होता है पूरी दुनिया का। और यह वैसे हैं जैसे लिथियम और दूसरे तरह के धातु हैं, जिनका उपयोग स्पेशल चिप्स बनाने में होता है। यह चिप्स आपके कंप्यूटर में हो सकते हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स में हो सकते हैं, आजकल के लेटेस्ट बड़े ही खतरनाक जो ड्रोन्स होते हैं उसमें हो सकते हैं, और अन्य जगहों में भी हो सकते हैं, जिसमें जैसे सैटेलाइट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट या चीज़ें उसमें हो सकती है। और यह एक्सपोर्ट करते हैं और वह अमेरिका ही नहीं अन्य देशों में जाता है। आजकल दुनिया में कोई भी सामान बनता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड अपने गुड़गांव ले ले, तो बहुत सारे उसके पार्ट पुर्जे दूसरे देशों से आते हैं हमारे यहाँ, हम असेंबल करते हैं उनको। उसमें से एक का भी आना यदि बंद होता है, जैसे मान लेते हैं कि व्हील यानी टायर ट्यूब के साथ यदि कार में लगाते हैं, वह आना बंद हो जाता है, तो क्या होगा? पूरी की पूरी कार की जो अगला प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वह ठप हो जाएगा। और इस तरह से चीन को मालूम है कि उसके बिना अमेरिकी हालात जो है सो बहुत खराब हो जाएगी। सामानों के ही दाम नहीं बढ़ेंगे बल्कि दूसरे अन्य चीज़ों में। और जो ख्वाब है ट्रंप और उनके पार्टी का और अमेरिका के कुछ खास चंद पूंजीपतियों का कि हम अपने देश में फिर से उत्पादन का हब सेंटर बनाएंगे, जो अब नहीं है, वह दूसरे देशों में जा करते हैं। जैसे चिप्स उनका अब ताइवान में बनता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के अन्य देशों में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल जिनका इस्तेमाल करते हैं वह सस्ता है, श्रम शक्ति यानी मजदूरी बहुत ही सस्ता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था आपका, मारुति उद्योग लिमिटेड के मजदूर बहुत ही सस्ते हैं और सामान भी सस्ते हैं। खैर, तो वह जाने, हम यह समझते हैं कि दुनिया में जो बहुत बड़ी एक समस्या थी, अभी भी है, रूस यूक्रेन के युद्ध जो 3 वर्ष अधिक हो चुके हैं, और मिडिल ईस्ट में यानी अरब कंट्रीज में इजराइल बनाम पैलेस्टीन समर्थित या पैलेस्टीनियन जो लड़ रहे थे, उसके भी 1 वर्ष अधिक हो गए। हालांकि यहाँ परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं और कुछ हद तक उसके पक्ष में चली गई, यानी नेतान्याहू के पक्ष में चली गई हैं। जैसे कि सीरिया में असद सरकार का पतन और उसके जगह पर एक आतंकवादी सत्ता का आना, जो
हयात तहरीर अल शाम के नाम से जाना जाता है, यानी एसटीएस, जो कभी आईएसआईएस का हिस्सा था, जिसको अमेरिका ने बनाया था। वैसे पुतिन की बात में यदि कुछ हद तक भी सच्चाई है तो यह मानकर चले कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी घटनाएं हैं, आतंकवादी संगठन हैं, वह 95% CIA द्वारा बनाया गया है। खैर, अब यह दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व के सामने आ रही है वह है यह ग्लोबल ट्रेड वॉर। पहले भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। इस लड़ाई का आधार, आतंकवाद का आधार, जितने भी हमारे बीच में धर्म, जाति, रंग भेद पैदा किए जा रहे हैं, उसका कारण है कि मुनाफाखोरी को बढ़ाना है। यानी मुनाफा जिहाद में कहूँ, ये शरबत जिहाद, लव जिहाद, यह हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है। उसका आधार है मुनाफा और लूट जिहाद, जिसके पीछे अमेरिका है, जिसके पीछे जितने भी बड़े बड़े मोनोपोली कैपिटलिस्ट्स हैं, ओलिगार्क्स हैं, उनका हाथ है और उनके पार्टियों द्वारा है। ऐसा नहीं कि पहले वाली पार्टियां नहीं करती थी, आज ज़्यादा कर रही हैं, और इसके कारण पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी की संभावना बढ़ गई है। पहले भी था, होते रहता है बीच में। इसलिए भयानक रूप से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की नौकरियां जाएंगी, हमारी खरीदने की क्षमता घटेगी और मंदी और एक दलदल में फंसेगा, यानी वह आर्थिक शिथिलता का रूप लेगी, जिससे निकलने में कई वर्ष लग सकते हैं और उत्पादक शक्तियों के साथ, जिसके हम हिस्सा हैं, हम भी बर्बाद होंगे। इसी के साथ साथ जो दूसरा मुद्दा था, समीर भाटिया हैं, हॉट मेल यानी ईमेल का जो एक आधार उन्होंने शुरू किया था, उसके को फाउंडर हैं, और उन्होंने कहा है कि जो जीडीपी का कैलकुलेशन हमारे होता है नॉमिनल, पीपीपी नहीं, नॉमिनल जो कि हमारे यहाँ 6, 7 या 8% होता है, वह धोखेबाजी से की गई है, गलत है। इसके पहले भी जो भारत सरकार के यानी बीजेपी सरकार के आर्थिक सलाहकार थे 2014 से 2018 तक, उन्होंने कहा था, अरविंद सुब्रमण्यम ने, कि 2.5% एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है जीडीपी में, जो है नहीं। ये बात वैसे भाजपा के जो एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वह भी कहते आ रहे हैं। खैर, और ये कारण है, कहते हैं कई कारण है, असंगठित क्षेत्र के अनुमान को बढ़ाना, आधार जो वर्ष है 2014 के बाद से उसको बदल देना, और यह बात अरुण कुमार प्रोफेसर जो जेएनयू के थे, उन्होंने भी कहा था कि जीडीपी में इन्हीं बातों को लेकर के 2.5% एक्स्ट्रा दिखाया जा रहा है। वैसे देखें तो भारत में गाड़ियों की बिक्री, पहले ट्रक की, मोटरसाइकिल की खरीद पर जबरदस्त गिरावट है। वही हालात एफएमसीजी और बेरोजगारी से तो आप परिचित ही हैं, जो जबरदस्त रूप से बढ़ रहा है। इसके साथ यदि हम लोन जोड़ दें, जो 2014 तक करीब 50 लाख करोड़ था, और उसके बाद सभी 127 यानी करीब 2.5 गुना बढ़ गया, 127 लाख करोड़ हो गया। इसमें जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? और यदि 5% भी यदि आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर मांगे, तो पिछले 10 वर्षों में 50% किसी सामान का दाम बढ़ चुका है। कहते हैं नए जीडीपी के कैलकुलेशन में सर्विसेज में वैट, जीएसटी को ही जोड़ते हैं, और इस जीडीपी को, इस महंगाई दर को घटाएं तो जो कहते हैं कि 2.6 ट्रिलियन या 2.7 ट्रिलियन मानते हैं, जो 2014 में था, अभी बढ़ के जो 5 होने का दावा किया जा रहा था, वह तकरीबन 3.5 ट्रिलियन है। तो वास्तव में हमारा कुल जीडीपी कितना है? लेकिन मुख्य गणना है जीडीपी का पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी हमारे हाथ में कितना आया। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि जीडीपी का 70% कुछ चंद बड़े पूंजीपतियों, वित्तपतियों के जेब में जा चुका है, और उसके बाद 3, 4, 5% ये बड़े बड़े जो हमारे आर्थिक सलाहकार, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, जजेस, इनके जेब में भर रहे हैं, यानी अपर मिडिल क्लास के। हम गरीबों के पास हम और गरीब हो रहे हैं। इस बढ़ते जीडीपी का मतलब है कि हमारी घटती खरीदने की क्षमता, यानी जो भी हमें बताया जा रहा है उस पर हम विश्वास करते हैं, जो कि वास्तव में 20% से कम भारतीय हैं जो इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन यदि किया जाए तो हम बहुत बड़े एक धोखे की स्थिति में रह रहे हैं। और उसके बाद हमारा कहना है, जिसमें पहले कह चुका हूं, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चुनाव से चुनाव तक की राजनीतिक प्रक्रिया से आज की स्थिति को बदलना,
यानी एक अंधविश्वास, अज्ञानता की स्थिति से एक वैज्ञानिक आधार पे चीज़ों को समझना और उसके हिसाब से बदलाव करने की कोशिश करना, क्या आपको लगता है यह संभव है? और ऐसे वामपंथी हैं जो कहते हैं संभव है, उनसे सावधान रहिएगा। ये दक्षिणपंथियों से ज़्यादा खतरनाक है, जो आपको फुसलाने की कोशिश करते हैं कि हम सत्ता को चुनाव से बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।